अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर बाय मॉरिस मैनो, एंड इट्स टाइटल इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। तो इन जनरल जो डिफरेंट सीपीयूज़ हैं, वो ये जो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, इनमें से किसी आर्किटेक्चर को उसमें डिज़ाइन किया जाता है। तो in general there are three different types of architectures. One is single accumulator register based architecture, second is general register architecture, and the third one is stack based architecture. इसमें जो प्रीवियस 2 चैप्टर्स थे, पर्टिकुलरली चैप्टर 5 और चैप्टर 6, वो सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर पर बेस करते थे। उसमें चैप्टर 5 में हमने उसकी सीपीयू की डिज़ाइनिंग की थी और चैप्टर 6 में उसकी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की थी। तो आपको याद होगा कि उसमें हमने ब्लॉक डायग्राम में जब डिस्कस किया था सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर को, तो उसमें कुछ इस तरह से था कि फॉर इंस्टेंस आपके पास डीआर रजिस्टर था, एसी रजिस्टर था, और जो एएलयू था उसको मेनली डीआर और एसी रजिस्टर से इनपुट्स जो थी वो आ रही थी। एएलयू आपने डिज़ाइन भी किया था, तो उसमें डीआर और एसी जो है वो इनपुट्स आ रही थी, और एएलयू में प्रोसेसिंग हो रही थी, एडिशन की, एंडिंग की, एंड सो ऑन, और रिज़ल्ट जो है वो एसी में ट्रांसफ़र होता था। ठीक है, तो उसमें सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर में जो हार्डवेयर था, उसमें एक चीज़ तो ये कि इनपुट्स जो एएलयू की थी वो फिक्स थी। फॉर इंस्टेंस इंटरनल टू सीपीयू एक इनपुट हमेशा एसी से आती थी, और दूसरी जो करंट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही थी वो जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करती थी, उस इफेक्टिव एड्रेस से फिर डेटा मेमोरी से रीड करके डीआर में पहले लाती थी, और फिर वो डीआर से डेटा एएलयू को, और दूसरा एसी से जो डिफ़ॉल्ट नंबर आता था वो भेज के उनको ऐड करके या एंड करके रिज़ल्ट को एसी में स्टोर किया जाता था। और वो इंस्ट्रक्शन हम कुछ इस तरह से लिखते थे, लाइक ऐड एक्स फॉर इंस्टेंस। ठीक है, ये ऐड एक्स इंस्ट्रक्शन जब हम चलाते थे तो ये करती क्या थी कि बेसिकली मेमोरी से डेटा जो एक्स वेरिएबल जिसको पॉइंट करता था, उस एड्रेस से डेटा रीड करके एम ऑफ एक्स लोकेशन से ला के उसको डीआर में ऑब्वियसली लाती थी, और फिर उसमें जो दूसरा नंबर था वो बाय डिफ़ॉल्ट एसी से उठाती थी और रिज़ल्ट को एसी में स्टोर करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंस्ट्रक्शन में, इस सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर में, जो एक्सप्लिसिटली आप एक ही वेरिएबल मेंशन कर सकते थे, क्योंकि इस सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था आपको याद होगा, उसमें कुछ इस तरह से था कि मोड फील्ड था, ऑपकोड फील्ड था, और फिर एक एड्रेस फील्ड था, सिंगल एड्रेस फील्ड, और उस एक एड्रेस फील्ड में जो 12 बिट का था उस सीपी में, उसमें जो भी वेरिएबल आपका, फॉर इंस्टेंस एक्स वेरिएबल है इस इंस्ट्रक्शन में, और एक्स वेरिएबल फॉर इंस्टेंस 250 एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे वो 250 एड्रेस आ जाता था उस एक्स वेरिएबल का। तो कहने का मकसद ये है कि उस सीपीयू में जो आपने सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर डिज़ाइन की और फिर उसके बाद उसके ऊपर असेंबली प्रोग्रामिंग आपने की, तो जब इंस्ट्रक्शन लिखते थे तो आप एक्सप्लिसिटली एक ही वेरिएबल जो है वो मेंशन कर सकते थे। यानी कि आगे चल के हम देखेंगे भी, इसको हम कहेंगे सिंगल एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली चूँकि उस सीपीयू में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट था उसमें सिंगल एड्रेसिंग फील्ड था, तो अकॉर्डिंगली जब हम उसकी असेंबली इंस्ट्रक्शन लिखते थे तो उसमें एक्सप्लिसिटली हम सिंगल एड्रेसिंग फील्ड या सिंगल वेरिएबल मेंशन कर सकते थे। जबकि ऐड की इंस्ट्रक्शन में ज़ाहिर है 2 नंबर चाहिए, तो दूसरा नंबर उस सीपीयू में इम्प्लिसिटली वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर से आता था। इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो वैल्यू कहाँ से आती थी, वो पहले हमें इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने से पहले हमें किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस एसी में उस नंबर को इनिशियलाइज करना पड़ता था। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको फॉर इंस्टेंस मैं अगर ये एक्सप्रेशन आपको बताऊं कि एक्स प्लस वाई और ये जी में स्टोर करना है रिजल्ट, तो इसमें से फॉर इंस्टेंस किसी एक वेरिएबल को, एक्स को या वाई को, चले मैं अब वाई को कर लेता हूँ, तो वाई वेरिएबल को पहले हमें एसी में इनिशियलाइज करना पड़ता था,
यूजिंग इंस्ट्रक्शन लाइक दिस LDA y। तो ये इंस्ट्रक्शन जब चलती थी अपने पूरे इंस्ट्रक्शन साइकिल से, तो इवेंचुअली वो y वेरिएबल की वैल्यू को लाके AC में इनिशियलाइज कर देती थी। और उसके बाद जब हम ऐड x इंस्ट्रक्शन यूज़ करते थे, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करती थी, ये इंस्ट्रक्शन इस जो एक्सप्लिसिट वेरिएबल हम x मेंशन करते थे उस वेरिएबल से डेटा लाके, और दूसरा नंबर जो ऑलरेडी AC में इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक्स वेरिएबल से डेटा लाके और दूसरा नंबर जो है वो AC में जो ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है उसमें ऐड करके और रिज़ल्ट को AC में स्टोर कर देती थी, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन में एक्सप्लिसिटली हम एक ही वेरिएबल यूज़ कर सकते थे, ठीक है। इसका मतलब दूसरा नंबर जो है वो हमें किसी इंस्ट्रक्शन को सेपरेट यूज़ करते हुए, जैसे लोड इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए, वो हमें AC में इनिशियलाइज करवानी पड़ती थी। जनरल आर्किटेक्चर में, जो जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर जो हम आज पढ़ेंगे, उसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं होगी कि आपकी इंस्ट्रक्शन में सिंगल ऑपरेंड एक्सप्लिसिटली यूज़ हो सकता है। इसमें ये इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमें हमारा जो कोड है वो, फॉर इंस्टेंस आपने ये काम करना था कि x + y करके रिज़ल्ट को z में स्टोर करना था, तो आप ये जो x + y वाला काम है वो सिंगल एक इंस्ट्रक्शन में नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन में आप दो ऑपरेंड्स एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फिर आपको एक ऑपरेंड पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ता था यूजिंग सम लोड इंस्ट्रक्शन, और फिर दूसरे ऑपरेंड को उसमें ऐड कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उससे एक तो आसानी ये थी कि आपको जब ALU डिज़ाइन करते थे तो उसमें इनपुट्स आप फिक्स कर देते थे। लेट से एक इनपुट AC से जा रही है और दूसरी जो मेमोरी से रीड करके लेट से DR में आई, और वो सेकंड इनपुट आप DR के थ्रू अप्लाई कर देते थे। तो इट मीन्स सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर्स में इनपुट्स जो ALU को आती थी वो फिक्स थी, हार्डवेयर लेवल पे वो फिक्स थी, यानी एक इनपुट हमेशा AC से, और दूसरा नंबर जो इंस्ट्रक्शन साइकिल में इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता था उस एड्रेस से जब एग्जीक्यूशन फेज़ में डेटा रीड करके पहले DR में लाते थे, और फिर वो DR से ALU को जाती थी, दूसरा नंबर AC से आता था, और यहाँ एडिशन या जो भी प्रोसेस है वो होने के बाद रिज़ल्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट एक ही रजिस्टर में जा सकता था, और वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर। जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में हम देखेंगे कि ना तो इनपुट साइड से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होगी कि इनपुट सिर्फ कोई डेडिकेट रजिस्टर से ही ALU में आ सकती है, और ना आउटपुट साइड पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होगी कि ALU से रिज़ल्ट किसी एक डेडिकेट रजिस्टर में ही जा सकेगा। बल्कि हम जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में देखेंगे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे कि ALU का रिज़ल्ट किसी भी रजिस्टर में जो हमारी इंस्ट्रक्शन कहेगी उसमें ट्रांसफ़र हो सके, और इस तरीके से इनपुट पे भी हमारे पास कोई भी रजिस्टर का डेटा जो है वो हम डायरेक्टली ALU को भेज सकेंगे जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में, ठीक है। और इस तरह से तीसरी जो आर्किटेक्चर है वो हम लेटर ऑन देखेंगे, दैट विल बी स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो लेट्स से अब हम एक जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर को ब्लॉक डायग्राम लेवल पे देखते हैं, ठीक है। तो ये एक डायग्राम दिखाई गई है विच इज़ बेसिकली फॉर जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर। इसमें बेसिकली 7 डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 से लेकर R7 तक 7 रजिस्टर्स हैं डिफरेंट, और हमारे पास इस तरीके से ALU है, ठीक है। और ALU को ज़ाहिर है जैसे हमने सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर में देखते थे कि ALU में जो इनपुट्स आती हैं उसमें दो इनपुट्स आनी है, लेकिन वो दोनों फिक्स थी। एक AC रजिस्टर जो है वो इनपुट को प्रोसीड करता था, और दूसरा जो DR रजिस्टर है और उसमें डेटा उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता था उस एड्रेस से डेटा रीड करके पहले DR में लाते थे, और फिर वो फाइनल एग्जीक्यूशन फेज़ में ALU को जाके विद AC उसके साथ मैनिपुलेट होकर रिज़ल्ट AC में जाता था। तो इनपुट फिक्स थी सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में, लेकिन जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में ये इनपुट जो हैं जो ALU है, ठीक है, दिस इज़ ALU। तो ALU को जो दो इनपुट्स आनी है वो कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। ALU की जो फर्स्ट इनपुट है उसको R1 का डेटा भी आ सकता है, R2 का डेटा भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्ट्रक्शन, R3 का डेटा भी आ सकता है, R4 का भी आ सकता है, एंड सो ऑन। तो R1 से R7 जो अवेलेबल रजिस्टर सेट है उसमें से कोई भी रजिस्टर जो है वो अपना डेटा R1 पे भेज सकता है, और द फर्स्ट इनपुट ऑफ द ALU उस पर भेज सकता है डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड इनपुट ALU की है
उस पे भी इन जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं उनमें से कोई भी रजिस्टर एज अ सेकेंड इनपुट टू ALU वो भी पहुंच सकता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखूं, पहली बात है इसमें इंस्ट्रक्शन लिखने का स्टाइल भी डिफरेंट होगा, वो ऑल्दो आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे। ये आर्किटेक्चर जो है ये 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शंस को भी सपोर्ट देगी, 2 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शंस को भी सपोर्ट देगी। ये 3 एड्रेस फील्ड से क्या मतलब है बहुत डिटेल में आएंगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन अगर हमने प्रोसेस करवानी हो इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में, ऐड R4, R5, R6, तो इसका इसमें ये ऑपरेशन कोड है, ये 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड्स एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं हम, ठीक है। अनलाइक सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर जिसमें हम फॉर इंस्टेंस इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे ऐड एक्स, उसमें सिंपल एक सिंगल वेरिएबल हम मेंशन करते थे, ऐड एक्स सिंगल एड्रेसिंग फील्ड वाली इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। तो उसमें जो दूसरा ऑपरेंड था वो इम्प्लिसिटली एक्यूमुलेटर रजिस्टर से आता था, लेकिन यहाँ पे जो जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर है वो 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शंस को भी, जैसे मैंने यहाँ लिखी और बाद में हम देखेंगे 2 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन को भी ये सपोर्ट देती है। तो 3 एड्रेस फील्ड में क्या है, लेट से उसमें सबसे पहले हम ऑपकोड लिखते हैं, फिर डेस्टिनेशन ऑपरेंड जो हम मेंशन करते हैं ये एक्सप्लिसिटली डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, और फिर नेक्स्ट जो दो हैं वो सोर्स ऑपरेंड्स हैं, इसमें वो सोर्स ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। ये जो पहला ऑपरेंड है ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, और जो उसके बाद दो ऑपरेंड्स हैं वो सोर्स के तौर पे यूज़ होंगे। इसका मतलब ये है कि इस इंस्ट्रक्शन ने ज़ाहिर है फैच होना है, डिकोड होना है, लेकिन फाइनली जब एग्जीक्यूशन फेज़ में जाना है तो उसने क्या करना है कि ALU ने R5 और R6 को ऐड करके और रिज़ल्ट को R4 में, ठीक है, ये R5 और R6 ये सोर्स ऑपरेंड्स हैं, तो ये R5 और R6 को ऐड करके रिज़ल्ट को R4 में स्टोर करेगी, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन ने ये करना है। इट मीन लेट से इस इंस्ट्रक्शन को अगर मैं सामने रखूँ तो इसका मतलब है कि जो वन ऑफ द इनपुट ऑफ ALU है, लेट से फर्स्ट इनपुट जो है उस पर मुझे R5 भेजना होगा, उस पर मुझे R5 भेजना होगा, और सेकंड इनपुट जो ALU को आ रही है, ठीक है, उस पर मुझे लेट से R6 भेजना है। तो अगर मैं ये इस तरह से भेज दूँ R5 डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें एक सोर्स जो है वो R5 है और दूसरा सोर्स जो है R6 है और उनको ऐड करना है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इनपुट लेट से उस पर हमारा R5 जो है वो ट्रांसफ़र हो सके और सेकंड इनपुट पे R6 ट्रांसफ़र हो सके। तो उसके बाद ज़ाहिर है इसको ऑपरेशन कोड जो है वो हमने ALU चूँकि डिज़ाइन किया हुआ है चैप्टर 5 में, तो दोबारा हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है वो ऑपरेशन कोड जो है उसकी बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल जो है वो ALU को बताएगा कि इन दो नंबर्स को जो सिलेक्ट करके भेजा है इनको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करके रिज़ल्ट आउटपुट पे निकाल देगा। लेकिन अभी आगे जाने से पहले अभी हम ये देखते हैं कि ये जो पहली इनपुट पे R5 ALU की फर्स्ट इनपुट पे R5 सेलेक्ट करके लाना है और सेकंड इनपुट पे R6 सेलेक्ट करके लाना है, उसके लिए क्या हमें आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड होगा, क्या एडिशनल हार्डवेयर चाहिए होगा। आपको याद होगा कि सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर में तो हमने जो दो इनपुट्स ALU को आती थी, एक AC और दूसरा DR, उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था, उन दो रजिस्टर्स को हार्डवायर्ड कर दिया था, डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था ALU के साथ, और ये ALU हमने डिज़ाइन भी करके देखा है। लेकिन यहाँ पे हमें ज़ाहिर है फर्स्ट इनपुट फॉर इंस्टेंस हम पहले इनपुट पे उसकी बात करते हैं, तो ऑल्दो इस पे इसका मतलब है हमें कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर बनाना है कि R1 भी यहाँ आ सके, R2 भी आ सके, R3 भी आ सके, R4 भी आ सके, R5 भी, R6 भी और R7 भी। अभी करंटली चूँकि R5 चाहिए, करंटली चूँकि हमें R5 चाहिए, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोल सिग्नल भेजना पड़ेगा कि इन सारों रजिस्टर में से सिर्फ R5 को सिलेक्ट करके यहाँ भेज दें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ एक मक्स लगा हुआ है और ये बेसिकली एक बस बनाई हुई है, ठीक है, यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। ये मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हुए हमने एक बस बनाई हुई है। ये बिल्कुल ऐसे ही बस हम बनाएंगे, यहाँ तो सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लेवल पे एक मक्स शो किया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल वैसी बस बनेगी जैसे हमने चैप्टर 4 में इस पर्टिकुलर बुक में हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हुए बस डिज़ाइन की थी, क्योंकि हमें यहाँ पे
R1 R2 और R7 ये जो डिफरेंट 7 रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर को सिलेक्ट करके यहाँ भेजना है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे एक बस डिज़ाइन करनी पड़ेगी यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, और ये मल्टीप्लेक्सर्स कितने साइज़ के होंगे और कितने होंगे ये आपको याद होगा, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ ब्लॉक डायग्राम लेवल पे एक मार्क्स शो किया हुआ है, और ये एक मार्क्स नहीं होगा, ये ऑब्वियसली ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, कितने मार्क्स होंगे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा ये रजिस्टर्स कितने बिट के हैं। अगर ये रजिस्टर फॉर इंस्टेंस 16 बिट्स के हैं तो यहाँ 16 मार्क्स होंगे। याद है आपको, जब हमने बस डिज़ाइन की थी तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ़ मार्क्स जो हैं वो बेसिकली डिपेंड करेगा साइज़ ऑफ रजिस्टर्स के ऊपर। तो अगर 16 बिट के रजिस्टर्स होंगे तो ये 16 मार्क्स होंगे। ठीक है, और मार्क्स जो है उनका साइज़ क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं। तो यहाँ R1 से R7 तक 7 रजिस्टर्स हैं, तो 7 रजिस्टर्स जो हैं उसके लिए हमें 3 सिलेक्शन लाइन्स यूज़ करनी पड़ेंगी। हमें 3 सिलेक्शन लाइन्स यूज़ करनी पड़ेंगी, लेट से S2 S1 S0। और मैं कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि फॉर इंस्टेंस 0 0 1 अगर हो इन सिलेक्शन लाइन्स पे जो बस बनानी है, तो रजिस्टर सेलेक्टेड फॉर द बस इज़ लेट से R1। अगर 0 1 0 सिलेक्शन लाइन्स पे हम भेजें तो लेट से रजिस्टर सेलेक्टेड फॉर द बस इज़ R2। और लेट से 1 1 1 जो 7 है ये इसका डेसिमल, तो अगर ये सिलेक्शन लाइन्स पे आए तो R7 सेलेक्ट होके बस के ऊपर आ जाए। ठीक है, और 0 0 0 लेट से अगर R0 भी होता तो हम उसको यूज़ करें, लेकिन 0 0 0 जो है वो हम यहाँ पे रजिस्टर्स की बजाय कोई इनपुट डेटा के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो आपको याद होगा ये मैंने इस तरह की बस जब 4 रजिस्टर्स के लिए बनाई थी, से मैं यहाँ शो कर देता हूँ एक सेपरेट पेज पे, कि जब हमारे पास 4 रजिस्टर्स थे, रजिस्टर A B C और D, और ये 4 4 बिट के थे। तो जब 4 बिट के रजिस्टर थे तो हमें 4 मक्स यूज़ करने पड़े थे। ठीक है, 4 मक्स यूज़ करने पड़े थे, और चूँकि हर रजिस्टर 4 बिट का था तो 4 बिट का रजिस्टर था तो अकॉर्डिंगली 4 मक्स यूज़ करने पड़े थे, और रजिस्टर 4 थे तो इसलिए हमें उनका साइज़ भी 4x1 यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पे हमने ये कॉम्बिनेशन यूज़ किया था 0 0 पे A सेलेक्ट करके, 0 1 पे B सेलेक्ट करके, 1 0 पे C और 1 1 पे D। तो अकॉर्डिंगली 2 सिलेक्शन लाइन की वजह से हमें 2 सिलेक्शन लाइन हम यूज़ कर रहे थे, तो 4x1 के मक्स हमने यूज़ किए थे, याद है, 4x1। और हर एक की I0 थी, I1 I2 I3, I0 I1 I2 I3, I0 I1 I2 I3। ठीक है, 0 1 2 3 0 1 2 3। तो फिर हमने क्या किया था, हमने ये सिलेक्शन लाइन सबको अप्लाई की थी, S1 और S0। तो ये कॉमनली सबको यूज़ कर रहे थे हम, ये सिलेक्शन लाइन 2, ये सिलेक्शन लाइन है जो 2 सबको अप्लाई की हुई हमने। ठीक है, तो फिर हमने कहा था कि A रजिस्टर जो है वो जब 0 0 सिलेक्शन लाइन पे आता था तो उस वक्त हर एक की पहली लाइन सेलेक्ट होती थी, तो हमने A को रजिस्टर A की डिफरेंट बिट्स को हर मल्टीप्लेक्सर की I0 पे अप्लाई करवा दिया था, याद है ये। ठीक है, ये हमने कर दिया था। फिर हम, आपको याद होगा कि जो B रजिस्टर है उसकी इनपुट्स को हमने हर एक की I1 पे अप्लाई कर दिया था, हर मल्टीप्लेक्सर की I1 पे अप्लाई करवा दिया था। और इसे C को हमने I2 पे और D को I3 पे। और फिर हमने देखा था कि जब 0 0 सिलेक्शन लाइन पे आता था तो 0 0 सिलेक्शन लाइन पे जब आता था तो उसका रजिस्टर A सिलेक्ट होकर बस पे आ जाता था, 0 1 पे B सिलेक्ट होकर इस बस पे आ जाता था, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी क्लियर है। इसका मतलब है हमने उसी तरह से जो है एक बस हमने बनानी यहाँ पे। ठीक है, और इसमें 8x1 के मक्स यूज़ होंगे, 8x1 के मक्स यूज़ होंगे, और 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी। ठीक है, और मक्स होंगे, लेट से अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये 16 बिट के रजिस्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि हमें 16 मक्स यहाँ यूज़ करते हुए 8x1 के, तो एक इस तरह से हमें इस तरीके से एक बस कंस्ट्रक्ट करनी होगी। ठीक है,
तो उसमें 000 अभी इग्नोर कर दें, लेकिन 001 अगर यहाँ आएगा तो अकॉर्डिंगली R1 सेलेक्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और 010 अगर आएगा तो R2 सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा, 011 आएगा तो R3 सेलेक्ट होकर आ जाएगा, 100 आएगा इन सिलेक्शन लाइन पे तो R4 सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा, 101 आएगा तो R5 सेलेक्ट होकर आ जाएगा, एंड सो ऑन। इट मीन्स कि हमें क्या करना है कि इस मक्स को, या इस मक्स की लेट से I0 है, I1 है, I2 है, I3, ये ज़ाहिर है एक मक्स नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम में हम एक मक्स शो कर रहे हैं, I4, 5, 6 और 7। तो I1 पे R1 कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। I2 पे ये जो R2 है कनेक्ट कर दिया है, I3 पे R3 कनेक्ट कर दिया है, R4 को I4 पे, R5 को I5 पे, R6 को I6 पे उस मल्टीप्लेक्सर की, और R7 को इसकी, और I0 पे जो है इसके वो इनपुट डेटा जो इनपुट डिवाइस से आ रहा है या मेमोरी से आ रहा है, ठीक है, वो I0 पे इनपुट डेटा जो है वो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये इनपुट डेटा जो आ रहा है दैट इज़ कनेक्टेड टू I0 इनपुट, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपको ये क्लियर हो गया, ये बस बनी होगी, ठीक है। उसमें 16 मल्टीप्लेक्सर्स होंगे, अज्यूमिंग ये रजिस्टर 16 बिट के हैं, ठीक है, और 8x1 के होंगे, 3 सिलेक्शन लाइंस होंगी, और हमने इस तरह से डिज़ाइन कर लिया कि 001 पे I1 सेलेक्ट होके R1 सेलेक्ट होके यहाँ आएगा, अगर 010 है तो R2 सेलेक्ट होके, एंड सो ऑन। और अगर 000 आएगा तो जो इनपुट पे डेटा आ रहा है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो वो इनपुट मेमोरी से आ रही है, इनपुट डिवाइस से आ रही है, वो डेटा भी हम ठीक है यहाँ पे भेज सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो वी नीड अनदर सिमिलर सॉर्ट ऑफ बस, ठीक है, जो सेकंड इनपुट जो ALU को जा रही है उस पर भी कोई भी डेटा, कोई भी रजिस्टर का डेटा या इवन जो इनपुट से डेटा आ रहा है वो सेकेंड इनपुट पे भी भेज सके, ठीक है। तो वी नीड अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ बस ओवर हियर, ठीक है। अगेन उस तरह से हमें 8x1 के मल्टीप्लेक्सर यूज़ करने पड़ेंगे, और कितने 16 मल्टीप्लेक्सर यूज़ करने पड़ेंगे, और उसी तरीके से इन्हीं रजिस्टर्स की जो कनेक्शन है वो इस मल्टीप्लेक्सर की I1, I2, I3 से I7 तक भी हम अप्लाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो उस तरह से R1 को इसकी I1 पे भी, R2 को इसकी I2 पे, R3 को इसकी I3, R7 को इसकी I7, और इनपुट जो है इसकी भी I0 पे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इनपुट जो है वो इसकी I0 पे भी कनेक्ट हो जाएगी। सो इसका, और इसकी अपनी सिलेक्शन लाइंस होंगी, ठीक है। नाउ अब यहाँ तक ये एडिशनल हार्डवेयर जो यहाँ पे आपको एक लेयर नज़र आ रही है, ये हमारे पास जो सिंगल एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर हमने बात की थी उसमें ये नहीं था। उसमें आपको याद होगा कि हमने इनपुट जो है वो डायरेक्टली ALU को, जो 2 रजिस्टर थे डेडिकेटेड या फिक्स रजिस्टर, वो डायरेक्टली ALU को कनेक्ट कर लिया था। लेकिन जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर में चूँकि हमारी इनपुट को, जो ALU को इनपुट्स आनी है दोनों, वो फर्स्ट इनपुट की अगर बात करें तो R1 भी हो सकती है, R2 भी आ सकती है, R3 भी, एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंगली हमें एक यहाँ बस बनानी पड़ी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हुए, उनकी कुछ सिलेक्शन लाइंस होंगी, इन सिलेक्शन लाइंस पे कंट्रोल यूनिट अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल भेजते हुए फर्स्ट इनपुट सेलेक्ट करवा के यहाँ पे भेजेगा। इस तरीके से ये जो सेकंड बस हमने बनाई है, जो ये वाली सिलेक्शन लाइंस हैं, ये अप्रोप्रिएट सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट यहाँ भेज के जो सेकंड इनपुट है ALU को भेजनी है उसको अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करवा सकेगा। सो इट मीन्स इस पर्टिकुलर केस में जो हम एक इंस्ट्रक्शन एज एन एग्जांपल ले रहे थे जिसमें हमने लिखा था ऐड R4, R5, R6, तो इसमें R5 और R6 को सबसे पहले ALU के पास भेजना है। तो इसका मतलब है कि पहली बस के ऊपर जो फर्स्ट इनपुट ALU को जा रही है उस पर हमें R5 सेलेक्ट करके लेके आना है। तो अकॉर्डिंगली कंट्रोल यूनिट यहाँ 101 भेजेगा। 101 आने पे जो R5 है उसका डेटा सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ R6 चाहिए, ठीक है, सेकंड जो सोर्स है, तो अकॉर्डिंगली कंट्रोल यूनिट यहाँ 110 भेजेगा। 110 भेजने की वजह से यहाँ पे R6 जो है वो सिलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ALU को ऑपरेशन कोड जो है वो अप्रोप्रिएटली कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से ऐड इंस्ट्रक्शन है तो ऐड इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन कोड यहाँ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें जो एक आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर की, उसमें ALU को 5 बिट का ऑपरेशन कोड भेजा गया है, ठीक है। तो 5 बिट के ऑपरेशन कोड के साथ विद 5 बिट ऑपरेशन कोड वी कैन डिज़ाइन मैक्सिमम ऑफ 2⁵5 विच इज़ 32 इंस्ट्रक्शंस, ठीक है।
इसका मतलब ये हुआ है कि अगर 32 इंस्ट्रक्शंस हैं, 16 से ज़्यादा हैं और 32 तक हैं, तो हम 5 बिट का ऑपरेशन कोड यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर तो इसमें मॉडिफिकेशन आए, लेट्स से आपसे कहा जाता है जी 640 इंस्ट्रक्शन के लिए आपने ALU उसको शो करना है, तो ऑब्वियसली 40 के लिए हमें 2 6 विच 64, तो हमें 6 बिट का ऑप कोड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। सो R5 और R6 यहाँ आ गया ऑपरेशन कोड ऐड का। फॉर इंस्टेंस इस CPU में ऐड का जो ऑपरेशन कोड है, ऑपरेशन कोड फॉर ऐड, वो जो 5 बिट का है, दैट इज़ 00010, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इस CPU में ऐड का ऑपरेशन कोड जो 5 बिट का, दैट इज़ 00010। तो ये ऑप कोड यहाँ आएगा, उसके बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल्स आएगा जो इसको बताएगा कि R5 और R6 का जो डेटा है उनको ऐड करो। तो लेट्स से R5 में 500 था और R6 में 600 था, तो ये 500 और 600 ऐड होके 1100 हमें यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो आउटपुट पे डेटा आया है, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी ऑफ द अवेलेबल रजिस्टर, ठीक है। R1 और R2 और R3, R4, R6, 5, R6 एंड R7, इनमें से किसी भी एक रजिस्टर में। तो ये जो आउटपुट पे डेटा अवेलेबल है, दैट इज़ ट्रांसफर्ड और दैट इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट्स ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स। लेकिन ऑब्वियसली इन रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर में वो डेटा जो है उसको लोड होना है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि हर रजिस्टर की डिफरेंट कंट्रोल इनपुट्स हैं, जैसे लोड है, क्लियर है और इंक्रीमेंट है। तो अब किस रजिस्टर में उसको लोड होना है, वो उस रजिस्टर में लोड होगा जिसकी लोड कंट्रोल इनपुट एक्टिव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारी अगर इंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो इस इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया है कि R4 में वो रिज़ल्ट जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि R4 रजिस्टर की लोड इनपुट जो है उसको, R4 रजिस्टर की लोड इनपुट को एनेबल होना चाहिए, बाकी सारे रजिस्टर्स की लोड इनपुट्स को डिसेबल होना चाहिए, और अकॉर्डिंगली वो डेटा जो आउटपुट पे आया है विच इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट्स ऑफ ऑल रजिस्टर्स उस R4 में लोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डिकोडर यूज़ करेंगे। 3/8 का डिकोडर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ 3/8 डिकोडर, फाइन। 3/8 डिकोडर में 3 इनपुट्स होंगी और 8 आउटपुट्स होंगी, ठीक है। उसमें 8 आउटपुट्स होंगी, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, हम R1, ठीक है, R1 की अगर हम बात करें तो R1 की लोड इनपुट एनेबल होना चाहिए अगर डेस्टिनेशन R1 हो। अगर डेस्टिनेशन R2 हो तो R2 की लोड इनपुट एनेबल होनी चाहिए। तो क्या किया जाए कि 3/8 का डिकोडर, तो इसमें हमें पता है कि अगर 001 आए तो इसकी D1 आउटपुट 1, लेट्स से दिस इज़ D0, दिस इज़ D1, सो ऑन, दिस इज़ D7, ठीक है। पहले D0 है, फिर D1, फिर D2 एंड सो ऑन D7। तो हम क्या करेंगे, हम D1 को R1 की लोड इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, D2 को R2 की लोड इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे और D7 को R7 की लोड इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, D7 को R7 की लोड इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। D0 इसमें लेट्स से यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो D1 को R1 की लोड इनपुट के साथ, D2 को R2 की लोड इनपुट के साथ एंड सो ऑन, D7 विल बी कनेक्टेड टू द लोड इनपुट ऑफ R7, ठीक है। तो डिकोडर आपको पता है कि एक वक्त में एक आउटपुट एनेबल करता है। अगर 001 होगा तो D1 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। 010 अगर होगा तो D2 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। और अगर 111 होगा तो D7 1 होगा और बाकी सब 0 होंगे। सो कमिंग बैक टू दिस, इस केस में चूँकि R4 हमारा डेस्टिनेशन है इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो अकॉर्डिंगली कंट्रोल यूनिट यहाँ पे इस डिकोडर के इनपुट्स पे 100 भेजेगा। 100 की वजह से D4 1 होगा और D4 R4 की लोड इनपुट को कनेक्टेड होगा, तो R4 की लोड इनपुट एनेबल होगी और बाकी सारे रजिस्टर की लोड इनपुट्स डिसेबल होगी। तो वो जो 1100 रिजल्ट यहाँ प्रोसेस हो के आया है, जो R5 और R6 के एडिशन से यहाँ आउटपुट पे जनरेट हुआ है, वो जो है वो R4 में ट्रांसफ़र हो जाएगा, R4 में लोड हो जाएगा और इस तरह से ये एक इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि इसमें किस तरीके से। अच्छा, ये जो आउटपुट है यहाँ से जो रिज़ल्ट है ये हम मेमोरी में भी भेज सकते हैं। मेमोरी की अकॉर्डिंगली राइट इनपुट को इनेबल करते हुए उसमें राइट भी करवा सकते हैं, ठीक है, फाइन। यहाँ पे अब एक इंस्ट्रक्शन, जैसे हमने यहाँ एज एन एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन ऐड की यूज़ की, ऐड R4, R5, R6, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि इस इंस्ट्रक्शन की जब एग्जीक्यूशन फेज़ आना है
तो उसमें हमें ऑब्वियसली ALU की फ़र्स्ट इनपुट पे R5 सेलेक्ट करके लाना था। तो अकॉर्डिंगली हमें इनकी सिलेक्शन लाइन जो इस पहली बस डिज़ाइन की गई है उसकी सिलेक्शन लाइन जिसको SCLA का नाम दिया हुआ है, तो उस पर हमें 101 ये कंट्रोल यूनिट को 101 सिग्नल भेजना पड़ेगा, कंट्रोल सिग्नल 101 भेजने से R5 इनमें से R5 सेलेक्ट होकर यहाँ आएगा। सिमिलरली सेकंड इनपुट जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे सेकंड इनपुट ALU पे आनी, इस इंस्ट्रक्शन के अंदर वो R6 हमें चाहिए, तो कंट्रोल यूनिट अकॉर्डिंगली 110 यहाँ सिलेक्शन लाइन ऑफ B, लेट से ये मल्टीप्लेक्सर B है जो बस B डिज़ाइन की है इसलिए SCLB कह दिया। तो SCLB पे अकॉर्डिंगली 11110 भेजना होगा, तो अकॉर्डिंगली R6 सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐड का ऑपरेशन कोड की बेसिस पे लेट से ऐड का ऑपरेशन कोड मैंने बताया कि इस CP में फॉर इंस्टेंस 00010 है, तो 00110 उस ऑपरेशन कोड की बेसिस पे आपको पता है कि कैसे वो उसका कंट्रोल वेरिएबल बनता है, तो वो कंट्रोल वेरिएबल को अकॉर्डिंगली ALU को बताएगा कि इनको ऐड करना है। रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ये रिज़ल्ट जो है वो चूँकि R4 में ट्रांसफ़र करना है, तो अकॉर्डिंगली R4 को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ 110 आएगा। 110 जो है उसकी बेसिस पे D4 एक्टिव होगा और वो इसकी लोड इनपुट को R4 की लोड इनपुट को एनेबल करेगा, तो वो रिज़ल्ट इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, ये जो इसका मतलब है कि एग्जीक्यूशन जब हो रही है इसकी, इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन फेज़ में, तो 3 बिट का कंट्रोल वेरिएबल यहाँ चाहिए सिलेक्शन लाइन ऑफ A पे, 3 बिट यहाँ चाहिए। ठीक है, 5 बिट का ऑपरेशन कोड चाहिए और 3 बिट यहाँ पे डेस्टिनेशन सेलेक्ट करने के लिए चाहिए। तो ये इसको यहाँ पे कंट्रोल वर्ड का नाम दिया गया है। ये जो कंट्रोल वेरिएबल्स चाहिए, तो ये कंट्रोल वर्ड जो है ये बेसिकली इसमें 14 बिट्स होंगे। ठीक है, वो 14 बिट्स कौन से होंगे, कंट्रोल वर्ड जो है उसमें SCLA जो हमें बस A के लिए 3 कंट्रोल वेरिएबल्स चाहिए, 3 बिट का कंट्रोल सिग्नल चाहिए। फिर SCLB इसके लिए भी 3 बिट चाहिए हमें। ठीक है, ये यहाँ पे हमें चाहिए। फिर 3 बिट डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए लेट से SCLD और 5 बिट का हमें ऑपरेशन कोड चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से टोटल जो है वो 14 बिट का हमें एक कंट्रोल वर्ड जो है वो चाहिए। ठीक हो गया, 14 बिट का हमें कंट्रोल वर्ड वो चाहिए होगा। तो फॉर इंस्टेंस इसी इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें ऐड R4, R5, R6, इसके लिए 14 बिट का कंट्रोल वर्ड हमें क्या करना है। ठीक है, तो वो सबसे पहले इसी फॉर्मेट को अगर आप सामने रख लें, ठीक है, तो SCLA यहाँ पे हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, R5 एज अ फर्स्ट सोर्स। ठीक है, तो R5 एज अ फर्स्ट सोर्स हमें सिलेक्ट करना है। तो 101 SCLA पे आएंगे 3 बिट्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इनपुट चाहिए, जो सेकंड इनपुट होता है बस वो R6 चाहिए, तो 110 उस पर 3 बिट का कोड चाहिए। और डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करने के लिए R4 की लोड इनपुट एनेबल करनी होगी, तो SCLD जो डिकोडर को 3 इनपुट्स आ रही हैं उन पे 100 जाएगा, तो D4 1 होगी, अकॉर्डिंगली R4 की लोड इनपुट एनेबल होगी। और ऑपरेशन कोड जो 5 बिट का ऐड के लिए वो हमने बात की थी कि 00010 फॉर इंस्टेंस। तो ये 14 बिट का कंट्रोल वेरिएबल जो है वो इस इंस्ट्रक्शन की जब एग्जीक्यूशन हो रही होगी, तो जो डिफरेंट कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे अप्रोप्रिएटली ये कंट्रोल वर्ड जो है वो रिक्वायर्ड होगा। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल फॉर इंस्टेंस देता हूँ कि लेट से एंड की इंस्ट्रक्शन है और लेट से R2, R4, R5, तो ये बेसिकली करेगी ज़ाहिर है R4 और R5 को एंड करके, R4 और R5 को एंड करके और रिज़ल्ट को R2 में स्टोर करेगी। तो इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल वेरिएबल जिस कंट्रोल वर्ड जो 14 बिट का है वो क्या होगा, तो यू कैन डिफाइन, लेट से मैं आपको ये बता दूं कि फॉर इंस्टेंस आई एज्यूम कि एंड के लिए 5 बिट का जो ऑप कोड है फॉर इंस्टेंस वो 00000 है, तो उस केस में यू कैन मेंशन द 14 बिट कंट्रोल वर्ड फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले SCLA
तो बस ए पे हम R4, ये फर्स्ट बस पे हम R4 सेलेक्ट करके लाएंगे। उसके लिए SCL पे ए पे 100 भेजना पड़ेगा। सेकंड जो है लेट्स से उसको R5 सेलेक्ट करके लाना है। बस बी के ऊपर ये सेकंड इनपुट ऑफ ALU, तो 101 उसकी सिलेक्शन लाइन पे भेजना पड़ेगा। डेस्टिनेशन जो है वो लेट्स से R2 है, तो 010 जो है वो डिकोडर की इनपुट पे भेजना पड़ेगा ताकि D2 इनेबल हो और वो अकॉर्डिंगली R2 की लोड इनपुट को इनेबल करे। और एंड का जो ऑपरेशन कोड है फॉर इंस्टेंस दैट इज़ 00000, तो ये 14 बिट का कंट्रोल वर्ड जो है वो इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो आई होप ये जो एक आर्किटेक्चर है, जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर, जिसमें 7 रजिस्टर्स थे। ठीक है, तो लेट्स से मैंने 16 बिट के एज्यूम किए, तो उसके लिए जो ये आर्किटेक्चर है ये मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है। तो ये जहन में रखें कि फॉर इंस्टेंस में अगर वेरिएशन में कर दूँ कि रजिस्टर 7 की बजाय लेट्स से 12 हो जाएँ, ठीक है, तो उस केस में ये जो सिलेक्शन लाइंस हैं ये 3 की बजाय 4 हो जाएंगी। 4, ठीक है, 4 सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ भी 4 सिलेक्शन लाइन हो जाएंगी। तो 4 सिलेक्शन लाइन से जो मल्टीप्लेक्सर यूज़ होंगे वो ज़ाहिर है 16x1 हो जाएंगे। ठीक है, 8x1 की बजाय 16x1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चेंजेस जो हैं वो इस तरह से अगर मैं ALU में जो ऑपरेशंस हैं वो लेट से बढ़ा दूँ, मैं कहता हूँ जी 40 ऑपरेशंस हो जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में ये 5 की बजाय ये 6 बिट का ऑप कोड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज 2⁶ इज़ 64, 5 जो है वो 32 के लिए सफिशेंट है, लेकिन 32 से ऑनवर्ड 64 तक हमें 6 बिट का ऑपरेशन कोड चाहिए होगा। तो और यहाँ भी चूँकि रजिस्टर हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सिलेक्शन लाइन डिकोडर 3 बाइट की बजाय 4x16 का अकॉर्डिंगली यूज़ होगा। तो ये जो इनपुट्स हैं SCLD जो यहाँ लेबल किया गया, ये 4 इनपुट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो कंट्रोल वर्ड है उस केस में वो भी चेंज हो जाएगा। कंट्रोल वर्ड जो है वो यहाँ पे 3 बिट की बजाय ये भी 4 बिट का हो जाएगा, ये भी 4 बिट का हो जाएगा, ये भी 4 बिट का हो जाएगा। और ऑपरेशन कोड फॉर इंस्टेंस मैंने कहा 40 ऑपरेशन के लिए तो 6 बिट का हो जाएगा। तो 4 4 4 और 6 6 4 10 4 14 और 4 18 बिट का कंट्रोल वर्ड उस केस में हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, मैं आपको जस्ट इसको फाइनलाइज करने लगा हूँ। समरी हमने आज जो स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि 3 डिफरेंट टाइप्स की आर्किटेक्चर जो हैं जनरली वो यूज़ की जाती हैं। वन इज़ सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर, जो हमने चैप्टर 5 में इसको डिज़ाइन किया था, चैप्टर 6 में उसकी प्रोग्रामिंग की थी। जो सेकंड कॉमनली यूज्ड आर्किटेक्चर इज़ जनरल रजिस्टर आर्किटेक्चर, इसको हमने आज डिस्कस किया। आगे हम इसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और डिफरेंट एडिटिंग मोड्स जो सपोर्ट होते हैं अगले लेक्चर्स पे हम उनको डिस्कस करेंगे। स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, मैं आपसे चाहूँगा कि इसको एट योर ओन प्लीज़ गो थ्रू स्टैक बेस्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, मैं बाद में इसको एक क्विक रिव्यू दे दूँगा, लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि आप इसको एक दफ़ा से ख़ुद से चैप्टर 8 में से आपने देखना है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू वेरी मच।